विल ईरान इज कोलैप्सिंग, बट इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले ईरान का समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। देखिए ईरान, अगर आप बोला 1979 की बात करें तो उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन जब से आया है तब से उन पे सैंक्शन कहीं ना कहीं लगते ही रहे हैं। तो जब भी किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगेंगे तो पहली बार उनके लिए यूएस डॉलर में डीलिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो नाउ दे हैव नॉट बीन डीलिंग इन यूएस डॉलर्स एंड यूरोस डिस्पाइट बीइंग थर्ड लार्जेस्ट इन ऑयल रिफाइनरीज, इतना बड़ा रिजर्व है उनके पास, बट तब भी आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए ईरान इज द कंट्री जहां पे सबसे पहले ऑयल डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बाद वो एंग्लो ईरानियन कंपनी बनी थी, यूके वहां पे गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आया था, तो उनका तरीका, बट हम वहां पे नहीं जाएंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री जहां पे ऑयल की खोज हुई थी। सैंक्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब जब सैंक्शंस लगेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रेडिंग तो आप कर भी सकते हैं बट आप लीगली ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप ग्रे मार्केट में जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अब दे आर सेलिंग ऑयल बट इन द ग्रे मार्केट एंड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। फॉर एग्जांपल अगर वो चाइना को सेल कर रहे हैं तो अगर क्रूड ऑयल का रेट $70 है तो वो कहीं ना कहीं $70 पर बैरल है, तो वो आपको $60 55 पे भी दे सकते हैं, तो आपको 25-30% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो पहली बार आपको वहां पे हिट लेना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम कई बार आपकी जो डीलिंग होगी वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होगी, यानी कि आप कुछ गुड्स ले रहे हैं और आप अपना ऑयल दे रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम होगा। तो यहाँ पे डॉलर्स की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यूरोस की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, और अगर होगी तो आपकी लोकल करेंसी युआन में होगी, तो जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत में रहेगी, और बार्टर सिस्टम के थ्रू होता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आपके पास पैसा आ भी रहा है तो आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वाई एम सेइंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, देखिए आपके पास ऑयल रिफाइनरीज हैं बट आपको टेक्नोलॉजी को इनहांस करना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट चाहिए होगी, उसके लिए आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग इन डॉलर्स एंड यूरोस, सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप सैंक्शन देख लीजिए, सैंक्शन में आपको दिक्कत आती है क्योंकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस भी देना पड़ता है और आपके पास यूएस डॉलर्स वगैरह नहीं होंगे तो आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऑयल रिफाइनरीज हैं बट आपके पास एक्सट्रैक्शन करनी है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो रही है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत दे रही है। तो अगेन ये भी एक दिक्कत है। एंड द सेकंड पॉइंट इज प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स मींस यस दे हैव बीन स्पॉन्सरिंग मेनी ग्रुप्स फॉर अ प्रॉक्सी वॉर्स, लाइक सीरिया में, यमन में, और आपने कहा हूथीज को सपोर्ट किया गया, हजबुल्ला को सपोर्ट किया गया। तो जो भी ये सपोर्ट किया गया तो पैसा ईरान से ही गया है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है। एंड यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे सीरिया में कोलैप्स हुआ तो कुछ रिटर्न में नहीं आया। सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव बीन स्पॉन्सरिंग सम प्रॉक्सी वॉर्स, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा जा रहा है। एंड हमने सैंक्शन का देख लिया। थर्ड पॉइंट इज इजराइल ईरान वॉर। देखिए कोई भी कंट्री वॉर में इंडल्ज होगी तो आपकी जीडीपी कहीं ना कहीं बैकवर्ड तो जाएगी, डी ग्रोथ तो होगी, पर आपकी कंट्री 5 साल पीछे जाएगी बिकॉज आपका बहुत सारा पैसा डिफेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा आपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर डिफेंस से पैसा लगाया। तो अब हुआ क्या, ईरान के साथ इजराइल के साथ वॉर हुआ, सैंक्शंस पहले ही थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी करेंसी वीक हुई, सबको दिक्कत आई। अब उन्होंने बजट में भी ये बोला कि हम 60% टैक्स बढ़ा देंगे। सो एवरीथिंग कोलैप्स्ड। इन्फ्लेशन इज ऑल टाइम हाई, 50% इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन हाई है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मनी प्रिंटिंग करी गई तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। तो ओवरऑल सैंक्शंस थे, मनी प्रिंटिंग हुई, बजट की दिक्कत आई, तो ओवरऑल कंट्री कोलैप्स हो गई। नाउ द पॉइंट इज, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इंडिया में क्या दिक्कत आई? देखिए अभी यूएस ने बोला कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ डीलिंग करेगा तो हम उस पर 25% टैरिफ लगाएंगे। हम पहले टैरिफ से लेकर परेशान है, राइट। पहले हमारे पर रशिया का टैरिफ लगा हुआ है, कुछ पेनल्टीज लगी हुई हैं, एंड नाउ ईरान टैरिफ। तो इसको देख के हमने क्या किया, और आपको पता होना चाहिए कि वी हैव बीन इन्वेस्टिंग वेरी हेविली ऑन चाबार पोर्ट, और ये भी एक स्ट्रैटेजिक मूव था। देखिए इकोनॉमिकली वाइज था बट एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव भी था हमारे लिए, और यहां पे हम थोड़ा हिट ले रहे हैं। कहने का मतलब अब हम उससे एग्जिट कर चुके हैं, जैसे यूएस में बोला हमने एग्जिट ले लिया है, हमारा काफी अच्छा पैसा उसमें लगा था, तो वी हैव टेकन एन एग्जिट। हमारी कुछ इक्विपमेंट्स थी वो भी हमने एग्जिट ले लिया है। द मैनेजमेंट हैज रिजाइंड एंड दे हैव कम बैक टू इंडिया। हमारी जो इक्विपमेंट्स थी वो भी वहीं पर ही है, एंड वी हैव टेकन अ टोटल एग्जिट, एंड दैट्स अ बिग लॉस फॉर अस, राइट। देखिए अभी शॉर्ट टर्म लॉस तो है, ये राइस हम एक्सपोर्ट करते रहे वो लॉस है, टी हम एक्सपोर्ट करते रहे वो लॉस है, दैट इज अ लॉस। बट ये जो एक बहुत बड़ा लॉस है चाबार पोर्ट का, अभी इसमें दिक्कत क्या है, तो चाबार पोर्ट को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चाबार पोर्ट हमारे लिए एक बहुत स्ट्रैटेजिक मूव था टू कीप चेक ऑन चाइना। देखिए चाइना अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन में बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आपको समझना पड़ेगा, तो आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन समझनी पड़ेगी इंडिया की और चाइना की। देखिए चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इनफैक्ट दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो इंडियन ओशन इज अ वेरी क्रूशियल रीजन फॉर चाइना, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा रूट होता है, उनकी सबसे ज्यादा शिप्स जाती हैं यूरोप में, इस रीजन से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, तो वो अपनी धीरे धीरे इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ा रहा था। इसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोलते हैं, ये मैंने बहुत पहले बार डिस्कस भी किया हुआ है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ने बहुत अच्छी अपनी पोजिशनिंग बना ली है इन इंडियन ओशन, राइट। हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, म्यांमार पोर्ट एंड चित्तगोंग पोर्ट, ये सारे पोर्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, और जुबूटी यहाँ पे अफ्रीका में है, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, जो हमारे लिए खतरा है। जितना चाइनीज प्रेजेंस इंडियन ओशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा है। तो हमने इसको काउंटर अटैक करने के लिए हमने भी एक डायमंड नेकलेस
एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जिसमें हमने सिंगापुर को लेके, इंडोनेशिया को लेके, मंगोलिया को लेके भी लिया था, बट एक चाबार पोर्ट भी एक स्ट्रैटेजिक मूव था। अब क्या हुआ, यहां से हमने एग्जिट ले लिया है, तो ये जो हमारा डायमंड नेकलेस बन रहा था, ये अब कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म वर्जन में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है, बिकॉज चाइना की प्रेजेंस, अगर चाइना ने इस पोर्ट को भी एक्वायर कर लिया तो चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि हमारे लिए एक लॉजिस्टिक रूट भी बन रहा था तो फॉर सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान यहाँ पे जाने के लिए। बट यहाँ पे अब ये एग्जिट हो जाता है हमारा, जो कि हो गया है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और चाइना ने इसको एक्वायर कर लिया तो चाइना की प्रेजेंस और इंडियन ओशन में बढ़ जाएगी, और हमारा जो हमारी एक स्ट्रैटेजिक मूव थी वो हमको दिक्कत देगी। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, राइट, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट था यूएस, राइट। यूएस का एक्सपोर्ट को हम लूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा हिट करेगी। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया एंड वी हैव टेकन एन एग्जिट। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा, अब इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लेगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। यूएस ईरान पे क्या स्टेप्स लेगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड में हमको लॉस है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते रहे ईरान के साथ। बट यस, लॉन्ग टर्म में अगर ये चाबार पोर्ट हमारे से बिल्कुल ही एग्जिट हो जाता है तो देन इट कैन बी अ वेरी बिग लॉस स्ट्रैटेजिकली। हमने बहुत सोच समझ के ये चाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी और लॉन्ग टर्म विजन को लेकर हम चल रहे थे, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है आने वाले टाइम में।